नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर पहुंचकर कल हुए करंट हादसे में घायलों का हालचाल पूछा और हर संभव मदद करने का आश्वासन परिजनों को दिया है। बता दें कि कल हुए करंट हादसे में 16 लोगों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री ने आज गोपेश्वर पहुंचकर मृतकों के परिवार वालों को सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। वहीं पुलिस लाइन गोपेश्वर पहुंचकर हादसे में शामिल पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी। कल करंट हादसे में चमोली पुलिस के एक एसआई और 3 होमगार्ड की जान चली गई थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत सहित तमाम लोग मौजूद थे। जो हमको छोड़ के चले गए हैं उनकी आत्मा की परम शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और निश्चित रूप में जो बीमार हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जो छोड़ के हमें चले गए उनके पूरे परिवार की सहायता की जाएगी और उचित मुआवजा निश्चित रूप में उनको मिलेगा और पूरे चिकित्सा का प्रबंध कर रखा है। और जो यहाँ पर हॉस्पिटल में जो 5 रोगी हैं उनमें से जिसकी भी आवश्यकता होगी उसको जो है आपके ऑल इंडिया मेडिकल जो है ऋषिकेश में भेजा जाएगा। तो सबके स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की है। सरकार इस समय सबके साथ खड़ी है, जो जिनका हादसा हुआ है उनके साथ खड़ी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती चमोली हादसे के बाकी सभी 5 घायलों को आज एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया। ये जानकारी देते हुए जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में घायलों को मानसिक दबाव से मुक्त करने और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने इस दौरान जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंतर्गत जांच पूरी हो जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा की गई त्वरित रेस्क्यू अभियान की स्थानीय लोगों ने काफी प्रशंसा की। लोगों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा घटना होने के तुरंत बाद ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया और गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा गया। तो हादसे के बाद तुरंत घायलों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भेजा गया। चमोली हादसे के पीड़ितों के लिए सरकार ने पहल की। इस दौरान प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। 5 घायलों को एयरलिफ्ट के जरिए ऋषिकेश भेजा गया। चमोली हादसे के पीड़ितों के लिए सरकार की पहल की इलाके के लोगों ने भी तारीफ की। उनका कहना था कि जैसे ही ये घटना घटी उसके तुरंत बाद रेस्क्यू किया गया, त्वरित कार्रवाई की गई। इसके लिए सरकार का ग्रामीणों ने आभार भी जताया। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में जो भर्ती थे उनको एयरलिफ्ट किया गया ऋषिकेश के लिए। तो चमोली की घटना के विरोध में कांग्रेस ने पुतला दहन किया। देहरादून में नमामि गंगे परियोजना के तहत हादसे में 16 कर्मचारियों की करंट लगने से जान चली गई। उसके खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरकार का पुतला फूंका। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष ने कहा कि चमोली में हुई इस दर्दनाक घटना का कांग्रेस विरोध कर रही है और यह पुतला दहन उसी के खिलाफ है। उन्होंने मृतक के आश्रितों को 50 लाख और घायलों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि इस घटना में संलिप्त कर्मचारियों की जांच टाइम बॉन्ड के साथ होनी चाहिए। चमोली में नमामि गंगे परियोजना में करंट लगने की घटना में घायलों का हालचाल जानने और मृतकों के परिवारों को ढांढस बंधाने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, मनीष खंडूरी और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले की मजिस्ट्रियल
नहीं बल्कि कमिश्नर लेवल पर जांच की जानी चाहिए। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हो। जिला चिकित्सालय में भर्ती घायलों का हालचाल जानने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिकित्सालय परिसर में ही जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से बातचीत की। पूर्व सीएम ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसकी जांच कमिश्नर से करवाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा राज्य उनके साथ है। वहीं बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार की मदद को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दे। बहुत बड़ा हादसा है। इस हादसा की तो पहले हम संवेदना व्यक्त करते हैं और नमामि गंगे के प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ी लापरवाही है। बिजली विभाग की भी लापरवाही नहीं मानी सकती है। दोनों लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और इसको कड़ा से कड़े सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने जो है यहाँ पे जो है लापरवाही बरती हुई है, लोगों की जान माल से खेल रहे हैं, इन लोगों को किसी भी कीमत पे नहीं बख्शा जाना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर उधम सिंह नगर के पिपलिया नंबर 1 गांव में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से इस दौरान उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का लगातार प्रयास है कि स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए बिना ब्याज के ऋण और अन्य योजनाएं हैं। इसके साथ ही डेयरी पालन तथा अन्य तरह के उत्पादों को बेचने के लिए मार्केट भी उपलब्ध कराई जाएगी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। डेयरी विभाग स्वयं सहायता समूह के पास जाकर उन्हें इस सरकार की योजना के बारे में बताएगा और उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगा। देहरादून में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भीषण गर्मी के बाद जब मानसून सीजन आया तो कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली, लेकिन दूसरी ओर सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून के जिला अस्पताल दून अस्पताल में बड़ी तादाद में ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला जो सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। इस पर यहां के डॉक्टर आशुतोष का कहना है कि क्योंकि दून अस्पताल देहरादून का इकलौता बड़ा जिला अस्पताल है, इसलिए ज्यादातर मरीज यहां इलाज कराने आते हैं। साथ ही मौसम की करवट से भी इस तरह की बीमारी होना आम बात है। मरीजों को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए अस्पताल आवश्यकता अनुसार दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। उधर रुड़की में गोली चलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। थाना भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा भगवानपुर में एक घर में घुसकर एक युवक ने दूसरे युवक के ऊपर गोली चलाई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत थाना भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर एक युवक गंभीर रूप से घायल मिला। वहीं घर में घुसने वाले आरोपी दूसरे युवक को भी स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया और उसे भी काफी चोट आई है। दोनों घायल युवकों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। सीओ मंगलौर बीएस चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में कोई आदमी घुस गया है और उसने गोली चलाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देहरादून में स्कूली बच्चों की परिवहन सुविधा और सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की नींद टूट गई है। परिवहन मुख्यालय ने स्कूल बस और इस दौरान वैन चालकों को वाहन का कुशलता और सुरक्षा के साथ संचालन का प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है। पहले चरण में देहरादून के स्कूल बस और वैन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। सहायक परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह की ओर से आरटीओ
शैलेश तिवारी को दिए आदेश में बताया गया कि प्रशिक्षण स्कूल के अवकाश के दिन दिया जाए। ये प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च यानी IDTR में दिया जाएगा। सहायक परिवहन आयुक्त ने 30 से 35 चालकों का समूह बनाकर चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने के लिए कहा है। जारी है और कई जिलों में आपदा के हालात बने हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब निर्देश दिया है और इस दौरान कई मंत्री भी जिलों के दौरे पर हैं। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों के जिलाधिकारियों के वो संपर्क में लगातार हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जहां भी सड़कें बंद हैं वहां पर उसे खोलने के निर्देश दिए गए हैं। उधर बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कैंप कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भावुक हो उठे और सरकार पर जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बता दें कि बाजपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने कैंप कार्यालय में पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर लेवड़ा नदी की अनदेखी करने का इस दौरान आरोप लगाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने समय रहते लेवड़ा नदी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नदी की समस्या को लेकर कई बार सरकार से आवाज उठाई गई, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी और सत्ता में बैठे नेता को जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। देखिए, लेवड़ा नदी से शहर को के बचाव के लिए हमने प्रयास भी किए और 2013-14 में इसके लिए 12.5 करोड़ रुपया अवमुक्त भी किया। सिंचाई विभाग कार्यदायी संस्था थी और उन्होंने काम उस दौर में बेहतरी से किया, लेकिन आगे जाकर व्यवधान और अतिक्रमण की वजह से लेवड़ा नदी का जीर्णोद्धार संभव नहीं हो पाया। और आगामी लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की मांग उठी है। जनहित हस्ताक्षर अभियान समिति से जुड़े लोगों ने पीएम से ये मांग की है। अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए समिति पूरे लोकसभा क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। हरिद्वार जिले से 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाकर प्रधानमंत्री मोदी को हस्ताक्षर वाली किताबें भेजी जाएंगी। जनहित हस्ताक्षर अभियान समिति से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएम मोदी ने काशी से 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर वहां का विकास कराया है, इसलिए अगर प्रधानमंत्री हरिद्वार सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे तो हरिद्वार में भी विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में हरिद्वार को कई सांसद मिले, लेकिन हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। 2 बार उन्होंने बनारस की सेवा की है। इस बार हम चाहते हैं हरिद्वार का स्थान मां गंगा की वजह से, यहाँ पवित्र उसकी जगह से पूरे विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन राजनीतिक रूप से हरिद्वार को वो स्थान नहीं मिल पाया अभी तक जो हरिद्वार को मिलना चाहिए था। राजनीतिक रूप से हरिद्वार अभी पिछड़ा हुआ है। हरिद्वार अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो 100% हरिद्वार का उद्धार होगा, यहाँ का विकास होगा और यहाँ के विकास के लिए आपको किसी को दूसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने एक जनहित हस्ताक्षर अभियान के लिए एक बुक बनाई है और उस बुक के अंदर हमने हर एक उसमें एक गांव में एक वोटर तक एक गांव में एक वोटर तक जाएंगे। हम 10 लाख लोगों के सिग्नेचर कराएंगे और साइन किए हुए वो जो इनके माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जहाँ से लड़ाने के लिए जो प्रक्रिया जहाँ से चलती है, जिस लेवल से चलती है, उन सब के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी और पेपर मीडिया से भी वो सारी की सारी हम वहाँ किताब उनके पास भेजेंगे।
उधर हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। यहां कई अवैध दुकानें और खोखे हटाए गए हैं। हाथी पुल के पास जेसीबी से इसे हटाया गया है। तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि राजस्व चोरी करने के लिए कई लोग बिना रिकॉर्ड और बिना हाउस टैक्स जमा किए सरकार को चूना लगाते हैं, लेकिन राजस्व प्राप्ति के लिए देहरादून नगर निगम ने जो प्लान तैयार किया है उससे हाउस टैक्स चोरी करने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। अब निगम सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से देहरादून के घर चिन्हित करने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि मानसून सीजन की वजह से अब तक ये योजना अधर में लटकी हुई है, लेकिन मानसून सीजन खत्म होते ही इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता के साथ हाउस टैक्स लिया जा सकेगा। सैटेलाइट डेटा प्राप्त करके और एक घर का मैपिंग करना है उसके अंदर, ताकि सबको प्रॉपर्टी आईडी से लिंक करके राजस्व का जो है बढ़ोतरी की जा सके। कार्य चल रहा है और इसमें कुछ वार्ड्स के हमारे पास डेटा आ गए हैं। उसका फील्ड पे वेरिफिकेशन होने की आवश्यकता है। थोड़ा मानसून की वजह से अभी वो संभव नहीं हो पा रहा है, पर जैसे ही मौसम अनुकूल होता है हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको वेरीफाई करके उनको फ्रीज कर दिया जाए। उधर रामनगर में पिछले दिनों स्थानीय प्रशासन एवं नगर पालिका संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए ठेले और फल वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए उन्हें इस स्थान से हटाने की कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि इस मार्ग पर बस की चपेट में आने के बाद 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला था। विरोध के बाद प्रशासन ने अभियान चलाया था, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी इस मार्ग से हटाए गए इन लोगों का न तो प्रशासन द्वारा रोजगार दिया गया और न ही वेंडर जोन की स्थापना की गई, जिसको लेकर अब इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। रोजगार को लेकर लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा इन्हें जहां एक तरफ बेरोजगार किया गया, तो वहीं उन्हें रोजगार को लेकर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। खबर रानीखेत से है, जहां की रितिका पांडे का चयन जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर की ओर से शैक्षिक भ्रमण और अनुसंधान के लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है। रितिका 19 सदस्यीय दल के साथ बुधवार सुबह ऑस्ट्रेलिया स्थित वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय पहुंच गई हैं। इस दौरान यह दल विश्वविद्यालय की ओर से सिडनी यूनिवर्सिटी में मौसमीय और खाद्य सुरक्षा विषय में अनुसंधान के साथ ही उच्च शिक्षा हेतु भी अनुसंधान करेगा। रितिका शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। वर्तमान में वो पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की फाइनल वर्ष की छात्रा हैं। उन्होंने वहां अनेक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। रितिका की मां नीरू पांडे वर्तमान में जोशीमठ में बाल विकास परियोजना के पद पर कार्यरत हैं। रितिका की इस सफलता पर परिजनों सहित नगर के गणमान्य नागरिकों और अन्य लोगों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।